Hello students, welcome in my YouTube channel. I am Nemchand Yadav, PGT Geography. Today we will discuss about part number 2 from Agriculture chapter number 4 from 10th class. Okay, now let's start. Commercial farming. Before commercial farming, we have discussed about the intensive subsistence farming, झूमिंग, primitive subsistence farming. Okay, now let's start commercial farming. Commercial farming means cash crop farming system. कॉमर्शियल जिसको मोस्टली क्या होता है, इसका प्रोड्यूस सिस्टम होता है। प्रोड्यूसर जो होते हैं उसको मोस्टली क्या करते हैं, लार्ज स्केल पर उसको एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं, ठीक है, और उससे इनकम मिलती है। द मेन commercial farming, the main characteristics of this type of farming is the use the higher doses of modern input. Very important point, higher doses. It means कॉमर्शियल फार्मिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा हायर डोजेज मॉडर्न इनपुट्स किया जाता है, यानी इसमें आज के टाइम के जो न्यू टेक्निक्स होती है उसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करना चाहें, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जिसको बोलते हैं HYV, H फॉर हाई, Y फॉर यील्डिंग और V फॉर वैरायटी। HYV सीड्स होते हैं जो पैकेज सिस्टम में आते हैं। आपने देखा होगा जो थैलियाँ होती हैं, जो मस्टर्ड बोते हैं तो उसमें भी थैलियाँ आती हैं। जो मिलेट बाजरा होता है उसको भी हम यूज़ करते हैं तो उसकी भी थैलियाँ हम लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये जो आपने देखा है सीड शॉप से हम लेकर आते हैं, बीज भंडार की दुकानों से लेकर आते हैं, तो उसमें वो जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, वो सीड, वो HYV सीड्स के नाम से जाने जाते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है, इंसेक्टिसाइड यूज़ किया जाता है एंड पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट लेने के लिए हम इस तरह के HYV सीड्स को, केमिकल फर्टिलाइज़र को, इंसेक्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक दवाइयाँ होती है, कुछ स्प्रे वगैरह होती हैं, उन सभी को हम पूरी तरह से फर्टिलाइज़र, DAP, यूरिया, उन सभी को यूज़ करते हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो प्रोडक्ट हमारे पास आए। द डिग्री ऑफ द कॉमर्शलाइजेशंस ऑफ द एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ये भी क्लियर बात है, जो कॉमर्शियल फार्मिंग सिस्टम है वो एक रीजन से दूसरे रीजन में भी कुछ अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल, राइस इज़ ए कॉमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा। हरियाणा में सपोज कीजिए अगर हम राइस उगाते हैं तो उसको हम फूड के रूप में यूज़ बहुत कम करते हैं। राइस अगर हमने उगा भी लिया तो उसको हम अपने फूड में यूज़ कम करते हैं, उसको बेचने का काम ज़्यादा करते हैं। इसलिए हरियाणा में राइस है वो क्या है, कॉमर्शियल क्रॉप है। और पंजाब में भी सेम इसी तरह से है। बट इन उड़ीसा, अगर उड़ीसा में राइस उगाई जाती है, इट इज़ ए सब्सटेंस क्रॉप। अगर उड़ीसा में राइस को उगाया गया तो वहाँ पर ये सब्सटेंस क्रॉप है, मतलब कि जीविका कृषि है ये। वो लोग उसको यूज़ करते हैं, स्टेपल फूड के लिए यूज़ करते हैं। अगर वो वहाँ पर व्हीट बोएंगे तो उनके लिए, उड़ीसा वाले लोगों के लिए व्हीट है वो कॉमर्शियल क्रॉप बन जाएगी। अगर हम हरियाणा में गेहूँ यानी कि व्हीट उगाएंगे हरियाणा और पंजाब में, तो वो हमारे लिए सब्सटेंस क्रॉप बन जाएगी। मतलब क्लियर है कि जिसका प्रोडक्शन हम करते हैं और उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, उसको सेल करते हैं, तो इस तरह की कोई भी क्रॉप होती है वो क्या होती है, कॉमर्शियल क्रॉप, ठीक है। और जिसको हम यूज़ करेंगे वो क्या होगी हमारे लिए, सब्सटेंस क्रॉप। क्लियर। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप्स विच मे बी द कॉमर्शियल इन वन रीजन एंड द मे प्रोवाइड द सब्सटेंस इन अनदर रीजन। क्लियर। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि हरियाणा में, पंजाब में अगर यहाँ पर व्हीट होगा तो हमारे लिए वो क्या होगा, सब्सटेंस क्रॉप होगा। बाकी आप एग्जांपल आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट पेज नंबर 35 टॉप में चलते हैं। प्लांटेशन इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दिस, प्लांटेशन। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का भी आपने नाम सुना होगा, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर मीन्स रोपण कृषि जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है वो भी कॉमर्शियल फार्मिंग ही होती है। अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में वो होता है जो नॉन फूड क्रॉप्स ग्रो की जाती है। नॉन फूड क्रॉप्स, टी, कॉफ़ी, टोबैको, शुगर केन, रबर, ओके, जिस टाइप से मैंने अभी आपको बताया, सभी की सभी क्या है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर में आने वाली होती है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ए सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। अब एक कंडीशन में आता है व्हाट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, तो आंसर होगा शॉर्ट में
In this type of plantation agriculture, a single crop is grown on a large area. एक ही जैसी फसल बड़े से एरिया में उगाई जाती है, ठीक है। उस टाइप के एरिया को हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर या कॉमर्शियल फार्मिंग के नाम से जानते हैं। द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस द एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्रीज़। और जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है वो मोस्टली क्या होती है, जो कंप्लीट जी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के साथ में जुड़ी हुई होती है। प्लांटेशन ओवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स। प्लांटेशन एग्रीकल्चर करने के लिए उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स किया जाता है। कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स मीन्स सबसे ज़्यादा उसमें यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जाती है। उसके लिए इनपुट करते समय हाई वैरायटी सीड्स को लाया जाता है और न्यू टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। काफ़ी केयर की जाती है विद द हेल्प ऑफ द माइग्रेंट लेबर्स। और दूसरे स्टेट से आने वाले लेबर लोगों की हेल्प ली जाती है, उनसे उनका काम कराया जाता है। ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़। और जो ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है उसका जितना रॉ मटेरियल होता है वो डायरेक्ट सीधा इंडस्ट्रीज़ के अंदर जा कर के वो प्योर बनाया जाता है, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ हमने अभी बात की है कि जो इंडस्ट्री के अंदर सिस्टम जो होता है वो सारा रॉ मटेरियल होता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का, वो कंप्लीट। जैसे कि आप टी है, टी की आपने लीव्स होती है वो तोड़ते हैं, लीव्स की तोड़ करके फिर उसको इंडस्ट्री में सेंड किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ में उनको हीटिंग करके हीटिंग प्रोसेस करके उनको कम्प्लीटली टी में चेंज कर लिया जाता है। जो छोटे छोटे बारीक जो काले काले दाने होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, उसको बना दिया जाता है। इसी तरह से जितने भी प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मैंने नाम लिया आपको, उन सभी को इसी तरह से यूज़ किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे इन इंडिया। टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ओके, दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। क्लियर। इंडिया में कौन कौन सी है, टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सभी इंडिया की सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लांटेशन एग्रीकल्चर या प्लांटेशन क्रॉप्स में इनको इंक्लूड किया जाता है। टी इन आसाम। और अब हम बात करते हैं कि टी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है इंडिया में, आसाम में, ठीक है, एंड नॉर्थ बंगाल। कॉफ़ी कहाँ होती है, कॉफ़ी इन कर्नाटका। आपको पता है कि अभी हमने टी की बात की है, टी कहाँ होगी, आसाम और नॉर्थ बंगाल में। फिर हम कॉफ़ी की बात करते हैं तो जस्ट आप देखते हैं फिगर 4.2 में बनाना प्लांटेशन है, ठीक है। फिर फिगर नंबर 4.3 है, उसमें बैम्बो प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्ट में है। बट हम एट प्रेजेंट बात करेंगे जो कॉफ़ी की बात चल रही है, तो कॉफ़ी को हम डिस्कस करेंगे। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है, कर्नाटका, ठीक है। आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन इन दीज स्टेट्स, ठीक है। टी की बात होगी, कॉफ़ी की बात होगी। कॉफ़ी कहाँ है, मोस्टली कर्नाटका में, ठीक है। सिंस द प्रोडक्शन इज़ मेनली फॉर मार्केट एज वेल डेवलप्ड नेटवर्क ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज़। ये भी क्लियर बात है, जब इसका जो प्रोडक्ट होता है वो इंडस्ट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसके लिए कम्युनिकेशन कनेक्टिंग सिस्टम भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, यानी कॉन्टैक्ट बेस पर काम किया जाता है। अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर करते हैं तो उसका कॉन्टैक्ट इंडस्ट्रीज से पहले ही आ जाता है कि हमें इतने % में, इतनी क्वालिटी और क्वांटिटी में हमें इस रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑटोमेटिक इस नेटवर्क के साथ में बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यस, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड द मार्केट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन, ठीक है। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं और मार्केट है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 36, यस, ऑन पेज नंबर 36 वी विल डिस्कस अबाउट द क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब क्रॉप्स हैं वो किस किस टाइप्स की, कहाँ कहाँ पर किस किस पैटर्न में होती है, ठीक है। यू हैव स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटीज़ एंड द प्योरिटी ऑफ कल्चर्स इन इंडिया। आपको अच्छी तरह पता है कि इंडिया में फिजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इट मीन्स जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जोग्राफिकल कंडीशंस है, वो बिल्कुल ही अलग अलग है। देयर आर ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड द क्रॉपिंग पैटर्न इन कंट्री। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सिस्टम है वो भी अलग अलग जगह पर अलग अलग पार्ट से हैं। पूरे इंडिया के अंदर अगर हम क्रॉप सीजन को लेते हैं तो उसमें आपको मैंने फर्स्ट में चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था रबी, खरीफ एंड जायद, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप्स, इंडिया में फूड भी, फाइबर क्रॉप्स भी उगाई जाती है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, स्पेसेस एंड कॉन्डिमेंट्स एट्सेट्रा constitute the some of the important crops grown in the country. India has 3 cropping season. Very most important point is this here. इंडिया में
3 क्रॉपिंग सीजन है। नंबर 1 इज़ रबी, खरीफ एंड जायद। वी विल डिस्कस अबाउट all threes in this topic. Now start rabi. Okay, first of all rabi crop. It is important point. You will write in your notes these points complete. First of all rabi crops. Rabi crops are sown in winter from October to December. ठीक है, रबी क्रॉप्स होती हैं वो अक्टूबर टू दिसंबर में उसको बोया जाता है। सोन मतलब बोना। एंड हार्वेस्टेड मतलब उसको निकालना या उसकी कटाई करना। ठीक है, इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है रबी का। रबी का सोन टाइम क्या है? अक्टूबर टू दिसंबर। रबी क्रॉप का हार्वेस्टेड टाइम क्या है? समर टाइम में होता है। कब? अप्रैल टू जून, यानी कि जून तक लास्ट उसको कट कर लिया जाता है। अब आप थिंकिंग कर रहे होंगे कि सर हमारे यहाँ तो रबी क्रॉप में तो व्हीट और मस्टर्ड होती है, वो तो हम मार्च में ही कंप्लीट उसकी कटिंग कर लेते हैं, यानी कि हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जून तक। जून में तो हम तो खरीफ सीज़न की स्टार्टिंग कर देते हैं। ये ऐसा क्यों है बेटा? ये इस तरह से है कि पूरे इंडिया में जो 3 क्रॉपिंग सीज़न है वो एक जैसा नहीं है। पूरे इंडिया का जो एवरेज निकाल करके इसको बनाया जाता है। जो एरिया टू एरिया वाइज जो वेरी होता है वो बिल्कुल ही, जो आपको पता है कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर। हमारे यहाँ हरियाणा में, पंजाब में, वेस्टर्न यूपीज़ में, यहाँ तो हम मार्च में ही कंप्लीट व्हीट और मस्टर्ड की कंप्लीट हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और फ्री हो जाते हैं। बट इंडिया लेवल पर अगर बात की जाए तो इसका लास्ट टाइम होता है अप्रैल टू जून। ठीक है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स आर। अब रबी क्रॉप्स में कौन कौन सी फसलें आती है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हीट मतलब जानते हैं आप अच्छी तरह से, आपका जो जिसको हम यूज़ करते हैं फूड के लिए, गेहूँ। बारले का मतलब होता है जौ। गेहूं के साथ साथ जौ भी बोया जाता है, आप जानते होंगे। बारले मतलब होता है जौ। पी मतलब मटर। ग्राम मतलब चना। एंड मस्टर्ड मतलब कि सरसों। ठीक है, सिरसों नहीं होती है, सरसों होती है। ठीक है, तो यहाँ आपने पढ़ा व्हीट, बारले, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड। दीज ऑल आर द रबी क्रॉप्स। क्लियर, डन। तो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। और ये फसलें होती हैं काफ़ी लार्ज स्पेस पर, यानी कि एरिया में ये बोई जाती हैं। स्टेट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड अदर रबी क्रॉप्स। क्लियर, यहाँ तक क्लियर बात होगी रबी के बारे में। एनी डाउट? इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन गिव मी comment box. You can write in comment box. You can discuss with me direct. Okay. Availability of the precipitation during the winter month. अब यहाँ पर है कि जो रबी क्रॉप है उसके लिए कितनी हमें एनुअल जो रेन है या उसके लिए इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग द विंटर मंथ, हमें सर्दियों के टाइम में कुछ पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। बारिश की अगर हो जाती है तो अच्छी है, अदरवाइज़ हमें उस पानी भी देना पड़ता है। ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोनिक हेल्प इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स। कई बार क्या होता है कि वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कई बार हल्की बारिश हो जाती है विंटर सीजन में। तो विंटर सीजन ही होता है जो रबी क्रॉप के लिए होता है। तो उसमें क्या होता है कि उससे वो काफ़ी अच्छा, यानी कि वो हेल्पफुल होती है, वो क्रॉप अच्छी बन जाती है। हाउएवर द सक्सेशन ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ राजस्थान हैज़ ऑल्सो बीन एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ द अबव मैंशनड रबी क्रॉप। हमें पता अच्छी तरह से कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये जो एरिया है और राजस्थान का जो नॉर्थर्न पार्ट मोस्टली है, इनमें सभी में ग्रीन रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे ज़्यादा हरित क्रांति जिसको बोलते हैं वो काफ़ी डेवलप हुई है और इम्पोर्टेंट बनी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं खरीफ क्रॉप के बारे में। यस, ये पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया है। ये सेकंड पॉइंट आप जा राइट करेंगे इसके अंदर अच्छे तरह से। इंपॉर्टेंट फीचर्स आप फाइंड आउट करके इसमें राइट करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। यस, खरीफ क्रॉप आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। खरीफ क्रॉप होती है वो समर टाइम में बोई जाती है, ध्यान रखना। रबी क्रॉप जिसका हम बारे में डिस्कस कर चुके हैं अप साइड में, वो होती है विंटर सीजन की क्रॉप। खरीफ क्रॉप होती है वो समर टाइम में बोई जाती है। समर टाइम में कब बोई जाती है? जब मॉनसून ऑनसेट होता है। ऑनसेट मतलब मॉनसून का आना होता है। हमारे नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पर हमारे पास 10 जुलाई
तक और कभी कभी जून में स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ तक मानसून हमारे पास पहुँच जाती है और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जो खरीफ क्रॉप्स होती है उसको उगाना शुरू कर देते हैं। अब कौन कौन सी क्रॉप्स आती है खरीफ में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री लैंड एंड द आर द हार्वेस्टेड इन द सितंबर अक्टूबर, और इसकी कटाई होती है वो क्या होती है, ऑनसेट होने मानसून के ऑनसेट होने पर तो सोन की जाती है, कभी भी बारिश हो जाती है तो तभी उसको बो दिया जाता है लगभग जून जुलाई में, ठीक है। और हार्वेस्टिंग का टाइम क्या होता है, सितंबर टू अक्टूबर, अक्टूबर तक पूरी तरह से उसकी कटाई हो जाती है। इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग द सीजन आर पैडी, पैडी मतलब जानते हैं अच्छी तरह से आप, जिसको हम क्या कहते हैं, राइस भी कह देते हैं। पैडी मतलब धान, ठीक है, पैडी होता है धान, ठीक है। मेज़ मक्का जिसको बोलते हैं, जवार बाजरा, तुर जिसको अरहर कहते हैं, ये सभी क्रॉप जिसके नाम दिए जा रहे हैं सभी खरीफ क्रॉप होती हैं। मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, दीज ऑल आर कंप्लीट खरीफ क्रॉप्स, जिसमें फूड एंड फोडर के लिए तो हम यूज़ करते हैं क्या क्या, पैडी, मेज, ज्वार एंड बाजरा। और जो मोस्टली जो पल्सिस होती है, पल्सिस क्रॉप होती है, वो मोस्टली खरीफ क्रॉप में ही क्रॉप सीजन में उगाई जाती है। मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ठीक है, जूट भी यहाँ पर आ गया, तो इसमें जूट में भी आपको जानते हैं अच्छी तरह से, इसमें भी जो इसका सीड होता है उससे भी पल्सिस बनाई जाती है। ग्राउंड नट एंड सोयाबीन, ये सभी कंप्लीट जो है ये सभी खरीफ क्रॉप में आती है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा, विच टू पल्सिस क्रॉप्स आर ग्रोन इन रबी सीजन, कम ऑन हरी अप, यानी कि कौन कौन सी दो ऐसी फसलें हैं जो रबी क्रॉप में उगाई जाती है, जो दलहन में आती है, पल्सिस हैं वो। तो आंसर उस बच्चों ने दिया है, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड, पीज एंड ग्राम। पीज का मतलब होता है मटर और ग्राम का मतलब चना। ये दो ऐसी फसलें हैं जो कि पल्सिस में आती हैं बट उगाई जाती है रबी क्रॉप में। बाकी इन दोनों को छोड़ करके जितनी भी पल्सिस क्रॉप है वो सभी किस में उगाई जाती है, खरीफ क्रॉप सीजन में। वेरी गुड, एक्सलेंट फॉर दिस। नेक्स्ट, यहाँ क्लियर हो गया तक। सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन आर आसाम। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमने इसमें डिस्कस किया था कि भाई जो राइस कहें या पैडी कहें उसकी डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा पैडी या राइस कहाँ उगाया जाता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा आता है कि आसाम, यहाँ पर राइस ग्रोइंग रीजन आसाम, आसाम में देखिए राइस भी उगाया जाता है। आप कहेंगे सर वहाँ तो टी उगाई जाती है, टी भी होती है, वो कॉमर्शियल में आ गई। और आपको पता है कि सब्सटेंस फार्मिंग में क्या आएगा, सब्सटेंस फार्मिंग में उनको फूड की ज़रूरत है, खाएंगे क्या, चावल, राइस, क्लियर। वेस्ट बंगाल में, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा पार्ट में, यानी कि उड़ीसा का कोस्टल एरिया वहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, पर्टिकुलर इन द कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट आप जानते हैं जो कि वेस्टर्न कोस्टल एरिया है उसको कोंकण कोस्ट कहते हैं, ठीक है। मुंबई के साथ साथ में गोवा तक का जो मोस्टली पार्ट एरिया है वो सारा कंप्लीट कोंकण कोस्ट में आता है, अलॉन्ग विद यूपी एंड बिहार। रिसेंटली पैडी हैज़ ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। इन दिनों में तो पंजाब और हरियाणा में भी मोस्टली इसको पैडी को या राइस को भी उगाया जाता है। इन स्टेट्स लाइक आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ए ईयर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए कि जो राइस है वो एक ही साल में 3 बार उगाई जाती है। तो वो ऐसी कौन सी वैरायटी है, कौन से ऐसे स्टेट है, तो उड़ीसा में, ध्यान दीजिए, इट मीन्स मैं आपको फिर डिस्कस करके बताता हूँ। आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर एक ही साल में जो कि पैडी उगाई जाती है और उनके नाम हैं ओस, अमन एंड बोरो। ये 3 नाम हैं, 3 वैरायटी हैं। ये तीनों वैरायटी ऐसी वैरायटी हैं जो साल भर में 12 मंथ के अंदर अंदर ही 3 टाइम में इसको उगाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जो ओस, अमन और बोरो ये जो वैरायटी है ये असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में काफ़ी सूटेबल एरिया मिल जाता है, जोग्राफिकल कंडीशन अच्छी होती है जिसकी वजह से वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये उगाया जाता है। तो ओस, अमन एंड बोरो, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड क्वेश्चन इज दिस, ओके। नाउ इन बिटवीन रबी एंड द खरीफ सीजन, अब आप जानते हैं अच्छी तरह से कि अक्टूबर लास्ट टाइम था खरीफ का और रबी का लास्ट टाइम क्या था, जून।
अब जून आपने देखा लास्ट टाइम हो चुका है, जून के जस्ट बाद में और मॉनसून के आने से पहले अगर हम बात करना चाहें, बीच का जो टाइम मिल जाता है हमारे पास, लगभग जून जुलाई का जो टाइम पार्ट मिल जाता है, जुलाई के आसपास का, तो उसके बीच में जो टाइम होता है हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में क्या टाइम है, जायद क्रॉप का। रबी क्रॉप हमारी एंड हो गई है कब, मार्च में, और मार्च में रबी क्रॉप्स के एंड होने के जस्ट बाद में हम जायद क्रॉप को स्टार्ट कर देते हैं। जायद क्रॉप्स क्या होती हैं, जायद क्रॉप्स में मोस्टली जो ककम्बर है, वेजिटेबल्स पार्ट में है, वाटरमेलन है, मेलन है, इस तरह की जो घिया, ककड़ी, तोरी जिसको बोलते हैं, सब्जियां जो उगाई जाती है मोस्टली, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, घिया वगैरह होती है। आप समझ पा रहे हैं जो मैं नाम बोल रहा हूँ, ये सब के सब कंप्लीट इसी में ही जायद क्रॉप में उगाए जाते हैं। बट ये जायद क्रॉप का जो सीज़न है ये सबसे छोटा होता है। अभी पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन देयर इज़ ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ नोन एज द जायद सीजन। क्लियर, जायद सीज़न होता है समर टाइम का, सबसे छोटा टाइम पीरियड होता है, लगभग 1-2 महीने तक का टाइम होता है इस क्रॉप का। ठीक है। सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द जायद आर वाटरमेलन। अब जायद में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, ककम्बर है, अब साइड में देखते हैं, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। ठीक है, फॉडर क्रॉप्स में क्या आ गया, फॉडर क्रॉप में आपकी आ गई जवार। क्लियर। शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट ए ईयर टू ग्रो, और शुगर केन भी होता है जिसको लगभग यानी कि कंप्लीट उसको उगाने में लगभग 1 साल का टाइम लग जाता है, उसमें होने में। ये सभी कंप्लीट हम बात करते हैं, ये सभी की सभी जायद क्रॉप्स थी। ठीक है। मेजर क्रॉप्स इंडिया में कौन कौन सी है उन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी। नाउ ए वेराइटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन सोइल। अब आप जानते हैं अच्छी तरह से इंडिया में क्लाइमेट भी एरिया वाइज अलग अलग है, सोइल भी अलग अलग है। ठीक है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट और सोइल के अकॉर्डिंग इंडिया में फूड और नॉन फूड क्रॉप्स होती है, और डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट टाइप से उगाई जाती है। मेजर क्रॉप्स जो इंडिया में है वो कौन कौन सी उगाई जाती है, राइस, व्हीट, मिलेट, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट। ये मोस्टली जो हमने क्रॉप्स का नाम दिया, इसमें फूड क्रॉप्स कौन कौन सी है बता सकते हैं आप, राइस, व्हीट, मिलेट्स। ठीक है, जिसको हम पल्सेस को भी यूज़ कर लेते हैं यहाँ तक। ये कंप्लीट आपकी फूड क्रॉप्स आ गई। अब नॉन फूड की बात करें तो हमने ऊपर पढ़ा था ना फूड एंड नॉन फूड। अब नॉन फूड में क्या आ गया, यहाँ पर हैं टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट। ये सब कंप्लीट कॉमर्शियल क्रॉप में आ जाती है, ये भी उगाई जाती है। आप इसमें पढ़ चुके हैं कॉमर्शियल क्रॉप्स में। तो आप चलते हैं एक एक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राइस, ठीक है, राइस है, फिर व्हीट है, फिर मिलेट है, फिर पल्सेस है, एक एक के बारे में डिटेल से हम रीडिंग करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। इट इज़ राइस, इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया में राइस सबसे ज़्यादा खाया जाता है। स्टेपल फूड, स्टेपल फूड का मतलब होता है जिस एरिया में सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता हो, यानी कि ज़्यादा उसको यूज़ में लाया जाता हो। आवर कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद में इंडिया का नंबर 2 पर प्रोड्यूसर में आता है राइस उगाने में। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप, हमें पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमें पता है कि राइस है वो खरीफ क्रॉप होती है। ठीक है। ऑन सेट मानसून के अकॉर्डिंग उसको बोया जाता है। विच रिक्वायर हाई टेम्परेचर, इसको उगाने के लिए ज़्यादा हाई टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर अगर रिक्वायरमेंट करें तो नियर अबाउट एवरेज में है 25 डिग्री सेल्सियस से अबाउट टेम्परेचर होना चाहिए। एंड हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए विद एनुअल रेनफॉल अबाउ 100 सेंटीमीटर, और लगभग स्टार्टिंग से और एंड तक उसमें 100 सेंटीमीटर तक की बारिश या इरिगेशन करके हम राइस को उगा सकते हैं। तो यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये एवरेज है बोने से लेकर के कटाई तक का, और ये 100 सेंटीमीटर रेनफॉल पार्ट है। एनुअल रेनफॉल की बात की है। एनुअल का मतलब होता है कि जब से आपने स्टार्टिंग बोया है, जून जुलाई में आपने बोया है, और सितंबर अक्टूबर तक का लास्ट टाइम होता है जब तक कंप्लीट इसमें 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की ज़रूरत होती है। इन द एरियाज़ ऑफ लेस रेनफॉल, जहाँ बारिश कम होती है, इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, उस एरिए में ट्यूबवेल से इरिगेट करके इसको उगाया जाता है।
राइस इज़ ग्रोन इन द प्लेन ऑफ द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। राइस इंडिया में सबसे ज़्यादा प्लेन एरिया में, जहाँ नॉर्थ हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, यानी कि गंगा का जो एरिया पार्ट मोस्टली एरिया है उसके पास एरिया में उसको उगाया जाता है। कोस्टल एरिया एंड द डेल्टाटिक रीजन, और डेल्टाटिक रीजन में भी इसको मोस्टली उगाया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क, और डेंस नेटवर्क होता है तो उसके अकॉर्डिंग इसको यानी कि उगाया जाता है। आप देख पा रहे हैं फिगर 4.4 में राइस कल्टिवेशन है, ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट यहाँ पर 4.4 बी में दे रखा है राइस रेडी टू बी द हार्वेस्ट इन द फील्ड। राइस मतलब पैडी, जो पूरी तरह से खेत में कटाई के लिए तैयार है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ पार्ट जो हमारा जो इंडिया का जो मैप है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका राइस और व्हीट के बारे में वर्ल्ड इंडिया में पूछा जाता है एग्ज़ाम टाइम में। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, इसमें इंडेक्स शो कर रहा है कि जहाँ ग्रीन कलर सबसे ज़्यादा शो कर रखा है, डार्क ग्रीन कलर है, वो मेजर एरिया है। किसके लिए? राइस के लिए, क्योंकि हमारा टॉपिक यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ इसमें राइस है। तो राइस इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ, मेजर पार्ट कौन सा है? तो मेजर पार्ट ही पूछा जाता है, माइनर कभी नहीं पूछा जाता है, बट अकॉर्डिंग टू नॉलेज हम इसको पढ़ते हैं। तो मेजर एरिया हम देखते हैं यहाँ पर स्टेट बने हुए हैं, बट ये यहाँ कंप्लीट स्टेट को हम शो नहीं करेंगे। इसमें आपको कुछ एरियाज़ को लेना है, उसके लिए आपको लाइन ड्रॉ करनी होती है कि इस इतने एरियाज़ में ये यहाँ पर राइस उगाया जाता है। तो डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पर देखा ये जो एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की गई है यूपी के सेंटर से, यूपी के सेंटर से स्टार्ट होकर के फिर उसमें से एमपी और जो छत्तीसगढ़ का पार्ट है उसके बॉर्डर के साथ साथ, फिर उसके बाद में जो महाराष्ट्र है उसका, महाराष्ट्र का बिल्कुल ही ईस्टर्न पार्ट, फिर उसमें तेलंगाना का कुछ पार्ट आ गया, फिर उसमें से आप देखते हैं आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया, ठीक है, कुछ आंध्र प्रदेश के साथ साथ कंप्लीट चलते हुए नीचे तमिलनाडु का ये जो पार्ट एरिया है कंप्लीट, और कुछ पार्ट इसका जो केरला का जो वेस्टर्न घाट्स उसके साथ साथ का पार्ट एरिया है। और उस साइड में अगर ईस्टर्न की बात करते हैं तो इस साइड में आप देखते हैं बिहार भी आ गया है। उसके बाद में ये वेस्ट बंगाल पार्ट एरिया है, कंप्लीट वेस्ट बंगाल। बिहार और वेस्ट बंगाल तो कंप्लीट स्टेट है, इससे हमें क्लियर ये पता चल रहा है। बाकी कोई स्टेट ऐसा नहीं है जो कंप्लीट इसमें आता हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ कुछ एरिया जो देखो असम का भी कटा हुआ है, यहाँ पर देखते हैं तो हम इस साइड में भी कुछ एशिया यानी आसाम का कुछ पटा हुआ है। इसलिए कंप्लीट बात करें तो बिहार में, वेस्ट बंगाल में और आसाम में, अगर 3 स्टेट्स को अगर हम मेजर एरियाज़ में शो करते हैं तो और भी ज़्यादा बेस्ट होगा। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेजर एरिया था, बाकी माइनर एरिया जो बचा हुआ है वो उसके बिल्कुल ही पास पाया जाता है। और माइनर एरिया जो होता है उसमें आप देख पा रहे हैं डार्क न होकर के जो लाइट ग्रीन कलर है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ जिसमें पंजाब है, हरियाणा का नॉर्थन पार्ट है, ठीक है, सम पार्ट ऑफ द राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट पार्ट राजस्थान का वो पार्ट है, वेस्टर्न यूपी है, आप जानते हैं सेंटर पार्ट ये है यूपी का इधर का ये ईस्ट है, यूपी का ये पार्ट वेस्ट है, यूपी का ये नॉर्थ है, यूपी का ये साउथ है। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, यूपी का वेस्टर्न पार्ट है। फिर एमपी का जो है सेंट्रल पार्ट हम बात करेंगे, एमपी मतलब मध्य प्रदेश का, ठीक है। उसके साथ में कुछ पार्ट जो है सेंट्रल पार्ट ऑफ द, यहाँ पर हम बात करेंगे जो कि तेलंगाना की बात करेंगे। सम पार्ट ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। उसके साथ में वेस्टर्न पार्ट ऑफ द तमिलनाडु। फिर यहाँ कर्नाटका है, कर्नाटका स्टेट का बिल्कुल ही क्या बात करेंगे, वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। और उसके बाद महाराष्ट्र का फिर से यानी पार्ट हम यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर क्या आ गया यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसका वेस्टर्न पार्ट, यानी कि जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है उसके साथ साथ भी अगर हम देखते हैं मेजोरिटी में यहाँ पर माइनर एरिया है राइस का, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। यहाँ तक आज फर्स्ट पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, बाय बाय।